हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी दोस्तों का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यूपीपीएससी के माध्यम से जो RO 2023 की जो वैकेंसी आने वाली हैं उसके लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सामान्य अध्ययन के हमने प्रारंभ कर दिए और इस बार से बहुत सारे बदलाव किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संपूर्ण व्याख्या सहित हल होगा। साथ ही साथ इसका जो PDF है वो सभी लोगों को फ्री दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम टॉप ऑफिशियल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपका जो PDF वो आपको निःशुल्क दे दिया जाएगा। ये टेस्ट नंबर 1 होगा और हम नए पैटर्न के आधार पर नए प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार यूपीपीएससी की कट ऑफ कितनी गई है और कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हाल ही में वीडियो का एग्जाम हुआ है, तो आप देख सकते हैं प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का आया है। तो इन्हीं सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आगे हम जो RO के लिए सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चलाएंगे यूट्यूब पर, उसमें भी हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जैसा कि आयोग प्रश्नों को बना रहा है। तो आइए देर न करते हुए अपने इस पहले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के बीच, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के बीच है। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। आप यहाँ देखेंगे पूछा गया है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है कि इस काल के लिखित विवरण उपलब्ध नहीं थे। दूसरा कथन है कि इस काल के बारे में जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन कौन से सही हैं, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यानी जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल में लिखित विवरण तो उपलब्ध नहीं है। दूसरा, इस काल की अगर आपको जानकारी लेनी है तो केवल एक ही फोर्स है आपके पास, वो है पुरातात्विक स्रोत। इस प्रकार ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या आपको पता चल गई। इसमें व्याख्या बताने वाली कुछ नहीं थी, अगर होगी तो बताई जाएगी। इसका PDF आपको संपूर्ण व्याख्या सहित दिया जाएगा। एक प्रश्न से जितनी भी व्याख्या बन सकती है वो आपकी वहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिया गया है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारक। कथन, आदि ऐतिहासिक काल के संबंध में जानकारी पुरातत्व स्रोतों पर ही निर्भर है। कारण यहाँ पर आप देखेंगे तो कारण कहता है कि आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सके। तो इस प्रकार यहाँ पर आप बताएंगे पहला A और R दोनों सही है। A सही है, यानी A और R दोनों सही हैं। R A का स्पष्टीकरण है। A तथा R दोनों सही हैं। R A का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है यहाँ पर अगला है वो आप देखेंगे तीसरा, यहाँ पर C वाला यहाँ आप देखेंगे। ठीक है कि A सत्य है, R गलत है, A गलत है, R सही है। तो इस प्रकार आप बताएंगे इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। A तथा R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। अर्थात यहाँ पर अब आइए एक एक करके हम देखिए समझते हैं कैसे सही है। पहला कह रहा है कि आदि ऐतिहासिक काल को, देखिए इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल पहले हम आता है सबसे पहले, फिर आता है आपका आदि ऐतिहासिक काल आता है, फिर उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल आता है। तो प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को रखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। ठीक है, इसी में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आ जाती है। इसमें हम प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को रखते हैं। तो इसी प्रकार जो आदि ऐतिहासिक काल था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें क्या हुआ, लेखन कला के प्रचलन तो मिले हैं परंतु उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इस प्रकार ये सही हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सही हो जाता है। दूसरा कि आदि ऐतिहासिक काल के संबंध की जानकारी पुरातत्व स्रोतों पर ही निर्भर है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार दोनों कथन सही हैं और R A की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 100 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। कथन दूसरा है कि प्रागैतिहासिक काल को वैज्ञानिक शब्दावली में प्लास्टोसीन या अभिनूतन युग कहा जाता है। अब आप बताएंगे कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए, पहला और दूसरा। याद रखेंगे इसमें केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। अब पहला गलत क्यों है, तो दोस्त याद रखेंगे 100 अरब वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर आपका 4 अरब वर्ष होगा। कितने, पृथ्वी की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर A गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए
यहाँ पर भी दो कथन दिए गए, एक कथन है दूसरा कारक है। आइए समझते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कारक को पहले सबसे पहले देखेंगे कथन को कि मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों का बहुत महत्व रहा है। कारण सर्वप्रथम समस्त औजार हथियार आश्रय मानव ने पाषाणों से ही प्राप्त किए हैं। बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो कथन है वो तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है, दूसरा कथन है वो भी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, और दूसरा कथन एक की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके एक बार पुनः पढ़ें, हो सके तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा लें। ये वो प्रश्न है जो आपके UPPSC के माध्यम से RO VEO की वैकेंसी, या फिर अगर आप कोई भी आयोग की वैकेंसी जो आप एग्जाम देना चाहते हो वहाँ पर अगर इतिहास से प्रश्न बनेगा और वो भी प्राचीन काल के इतिहास से, पाषाण काल से, प्रागैतिहासिक काल से, तो आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जो व्याख्या दी गई है बहुत अच्छी व्याख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर सही सुमेलित पूछा है। पाषाण काल का अगर समय देखा जाए तो 5 लाख से लेकर 8000 ईसा पूर्व दिया गया है। वहीं अगर यहाँ पर बात करें मध्य पाषाण काल की तो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व दिया गया है। नव पाषाण काल की बात की जाएगी तो 4000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व दिया गया है। तो आपसे पूछा कि कौन से सही सुमेलित हैं, तो दोस्तों ये तीनों के तीनों आपके सही सुमेलित हैं। तो आप पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी पाषाण काल का अगर आपसे समय भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 5 लाख से लेकर 1800 ईसा पूर्व के बीच पाषाण काल का समय आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। दोस्तों इतिहास से प्रश्न अगर बनता है तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिकली 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो आइए हम समझते हैं कि आग का जो आविष्कार वो किस काल में हुआ। तो आप याद रखेंगे आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। अब आग का आविष्कार तो पुरापाषाण काल में हो गया, तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो दोस्तों एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार, ठीक है, पहिए का आविष्कार, और दूसरा आपका इसी में कृषि का आविष्कार। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, पहिए का आविष्कार और किसका, कृषि का आविष्कार किस में हुआ। तो आप याद रखेंगे नवपाषाण काल में हुआ। और आग का आविष्कार पूछा जाए तो आग का आविष्कार आपका पुरापाषाण काल में हुआ। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इन दोनों को अच्छे से नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल, पहिए और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल। इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे, लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह है। चाहे तो आप एग्जाम टॉप ऑफिशियल नाम से सर्च करेंगे तब भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बताएंगे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है ये प्रश्न, तो आप सभी को पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने हैं। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 यानी 33 आपके अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो दोस्तों बताइए फटाफट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए 2 यहाँ पर दिए गए। चलिए 2 ऑप्शन और मैं आपकी तरफ लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, एक आप यहाँ पर आप लिख लेंगे तामा, ठीक है, एक आपका ऑप्शन होगा तामा और अगला जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका कांसा। अब आप बताइए मनुष्य ने इन 4 में से किसका सबसे पहले प्रयोग किया था। तो सबको पता है तांबे का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्या किया था, तांबे का प्रयोग किया था। और एक कुल्हाड़ी पूछी जाती औजार, तो औजार में आप याद रखेंगे उसने कुल्हाड़ी बनाया था। किसको बनाया था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों उसने सबसे पहले कुल्हाड़ी को बनाया था। ठीक है, तो ये औजार भी आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया। तो कुल्हाड़ी और धातु तांबा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए दिया तांबा आपका। अगला प्रश्न है 9वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन यहाँ पर दिए गए 2, ठीक है, और आप बताएंगे इस कथन के माध्यम से इसका आंसर क्या होगा। पहला कथन कह रहा है कि कृषि का आविष्कार मध्यपाषाण काल में हुआ। अभी हमने ऊपर देखा था कि कृषि का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सॉरी, कृषि का पूछा है आपका, नहीं कृषि का। ठीक है, कृषि का पूछा है आपसे, तो कृषि का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल,
ठीक है, कृषि का नवपाषाण काल में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। तो इसी प्रकार दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि कृषि के लिए जो अपनाई गई फसल थी वो सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ को रखा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। केवल कथन दूसरा हो जाएगा। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ, मध्यपाषाण काल में नहीं हुआ। आइए अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले हैं? तो दोस्तों कृषि के जो साक्ष्य देखने को मिले हैं वो आपके कहाँ से देखने को मिले हैं? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाते हैं। ये आपके मेहरगढ़ से देखने को मिले। कहाँ से देखने को मिले हैं? तो दोस्त याद रखेंगे, मेहरगढ़ से देखने को मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों से है? तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्राचीनतम चावल के साक्ष्य आपसे पूछा है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपके कहाँ से देखने को मिले हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्डीवाड़ा। और ये कोल्डीवाड़ा से आपके चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं या प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 12वां प्रश्न आप सभी के बीच है। यहाँ पर भी एक कथन और एक कारक दिया गया है। आप पहले कथन को पढ़ेंगे कि पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई। कारण है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप इसके कथन और कारक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कथन और कारक क्या दोनों सही है, कथन भी सही है और कारक भी सही है। परंतु यहाँ पर यह दिक्कत आ रही है कि इन दोनों का कोई संबंध नहीं बन रहा, यानी कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कथन कारक तो दोनों सही हैं कि जो पल्लावरम नामक स्थान है ये तमिलनाडु पड़ता है और यहाँ पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई थी। और यहाँ पर एक प्रश्न है कि जो मनुष्य का पहला जो साक्ष्य मिला वो नर्मदा घाटी में मिला है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बट यहाँ पर जो समस्या आई है वो ये कि इन दोनों का जो कथन और कारक इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 13वां प्रश्न है। यहाँ पर भी देखिए क्या किया गया। 13वें प्रश्न में देखिए निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, अब पहला कथन आप देखेंगे। पहला कथन है कि इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। दूसरा है कि इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। तो बताइए इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है, बताइए इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त याद रखेंगे पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। ठीक है, कि इमाम गांव है वो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी और इसका संबंध जौरवी संस्कृति से है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। तो आपसे पूछा गया किसके बने थे? लकड़ी, पत्थर, तांबा या अस्थि के? सबको पता है दोस्तों कि उस समय जो औजार बनते थे वो केवल पत्थर के बनते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पत्थर के बनते थे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए। उन महापुरुष का नाम बताना जिन्होंने ये कार्य किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने 1863 में ये कार्य किया था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो याद रखेंगे ये मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है तो आप याद रखेंगे इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, क्या होता है? मृतकों का टीला। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्या पूछा है कि जो कपड़े पर छपाई की जाती है इसके जो अवशेष मिले हैं वो हमें कहाँ से देखने को मिले हैं? ठीक है, तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतरंजी खेड़ा। अभी अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो कपड़े की जो रंगाई के साक्ष्य मिले हैं अतरंजी खेड़ा यूपी से देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर नेवासा से तो यहाँ से भी किसी न किसी के साक्ष्य देखने को मिले होंगे। तो यहाँ सूती कपड़े के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिले हैं। ठीक है, किस एक प्रकार के? सूती कपड़े के साक्ष्य।
अब कपड़े तो कई प्रकार के होते हैं, सूती होता है, टेरिकोट होता है, तो सूती कपड़े के साक्ष्य आपके नए भाषा से देखने को मिले हैं। कोल्डी हवा की बात करेंगे, कोल्डी हवा की, तो यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले थे। अभी हमने ऊपर भी देखा था ये प्रश्न, किसके, चावल के साक्ष्य मिले। और जखेड़ा की बात की जाए यहाँ पे लोहे के हसिया के साक्ष्य मिले हैं, किसके, तो याद रखेंगे लोहे के हसिया। आपने देखा होगा हसिया होता है एक जो घर में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ से इन चारों के साक्ष्य देखने को मिले। तो हर पॉइंट आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा पीडीएफ से भी आप इसको पढ़ लेना। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। पुरापाषाण काल में जीव जिनसे मानव परिचित था वे थे, तो दोस्तों आप बताएंगे बंदर, मछली और हाथी। तो बताइए कौन कौन से जीवों से मनुष्य परिचित था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप फटाफट बताएंगे मनुष्य कौन कौन से जीवों से परिचित था। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। तो देखो, तो बंदर से परिचित था, ठीक है, हाथी से परिचित था, मछली से परिचित नहीं था। किसकी बात हो रही है, पुरापाषाण काल में, तो उस समय ये मछली से परिचित नहीं था। तो इस प्रकार 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 1 और 3 आपके यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 5 लाख वर्ष से 8000 ईसा पूर्व तक की अवधि को नवपाषाण काल कहा जाता है। दूसरा कथन है कि यह विभाजन उस समय मानव द्वारा प्रयुक्त औजारों के आधार पर किया गया है। तो ये जो कार्य किया गया, बताएंगे आप क्या ये सही है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें केवल आपका दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा पहला, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा आप देखेंगे 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक की अवधि को नवपाषाण काल कहा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, वहाँ पर थी आपकी 8000 से 1800 ईसा पूर्व के बीच के नवपाषाण काल को कहा गया है, और ये तो बिल्कुल सही है दूसरा। ठीक है, कि जो समय का प्रयुक्त किया गया वो औजारों के आधार पर ही किया गया है। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोहन घाटी से पुरापाषाण उपकरणों की खोज की D.N. वाहिया ने। दूसरा है कि राजस्थान के थार मरुस्थल के डिडवाना क्षेत्र में पुरापाषाणकालीन पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे कि यहाँ पर जो कथन दिए गए 1 सही 2 सही दोनों सही, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। सोहन घाटी आपकी सिंधु की छोटी सहायक नदी को कहा गया है, सोहन घाटी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। इसकी संपूर्ण व्याख्या आप पीडीएफ से पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा जानकारी लेते चलें। पुरापाषाणकालीन स्थल भीमबेटका निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपसे पूछा करो भीमबेटका है, इसका संबंध कौन से राज्य से है। बहुत सिंपल प्रश्न है, ज़्यादातर सभी लोग बता सकते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहला कथन है कि दक्षिण भारत में हमें पुरापाषाण का योगिन वस्तुओं के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। दूसरा कथन है कि बंगाल में दामोदर नदी के तट पर पुरापाषाणी कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद रखेंगे हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा यहाँ पर कथन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है, पहला आपका गलत है। क्योंकि दक्षिण भारत में आपको पता है तमिलनाडु के पल्लवक्करम नामक स्थान से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा सही पहला गलत। ठीक है, तमिलनाडु से भी साक्ष्य प्राप्त हुआ, यहाँ कह रहा दक्षिण भारत से कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 में है, यहाँ पर आप देखेंगे पुरापाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस काल के मानवों को चमकीले पत्थर के मानव भी कहा जा गया है। इस काल के मानव ने कृषि करना सीख लिया था। बात हो रही है पुरापाषाण काल की। तो आप बताएंगे कौन कौन से कथन सही हैं। दोस्तों पुरापाषाण काल में तो कृषि का कोई साक्ष्य नहीं था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नवपाषाण काल में कृषि करना सीखा था, तो केवल कथन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। आप चाहें तो आज की पीडीएफ से भी सारे प्रश्नों को पढ़ के कवर कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये। आप यहाँ पर देखेंगे सुमेलित करने के लिए बोला गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आदमगढ़ की। तो आदमगढ़ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले, तो आपको पता है कि पशुपालन के प्रथम साक्ष्य आपके आदमगढ़ से देखने को मिले थे। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर देखिए चिरांद, तो चिरांद से हड्डी के औजार के आपके साक्ष्य देखने को मिले थे। तीसरा आपका हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से आपके जो साक्ष्य मिले थे वो कांच की चूड़ियों के साक्ष्य मिले। और चौथा आपका बुर्ज होम गर्तावास के साक्ष्य मिले।
तो इस प्रकार चारों सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आपको मेहनत नहीं करनी, आपको सुमेलित करा हुआ दिया गया है। केवल आप याद रखें, आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य, चिरांद से हड्डी के औजार, हस्तिनापुर मेरठ से कांच की चूड़ियाँ और बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए कि मध्य पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए। दोस्तों पेपर इसी प्रकार का अगर आप तैयारी करेंगे तब जाके आप आरओ यारो में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी 140 प्रश्नों की जो आपकी जीएस आती है ना, उसमें से अगर आपको 90 प्लस लेकर आना है तो आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। कंटिन्यू टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। डेली आप आइए और इस क्लास को देखिए। कल आपको टाइम टेबल मिल जाएगा इस क्लास का कि कितने बजे ये क्लास आपकी यूट्यूब पर मिलेगी, और टेलीग्राम पर क्लास होने के 2 घंटे बाद आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। तो आप एक बार वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो में मैं बहुत सारे फैक्टरों को मैं अपने वॉइस के माध्यम से आपको बताता हूँ, और PDF में लिमिटेड फैक्टरों को रखा जाता है जो एग्जाम के ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 90 प्लस लेकर आना चाहते हैं जीएस के लिए तो आप इस रणनीति को फॉलो करेंगे और एक्स्ट्रा वीडियो आपके सामने आते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, मध्य पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल तक हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। इस काल में जलवायु गर्म तथा आर्द्र हो चुकी थी। 26वां प्रश्न है, बताएंगे सभी साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 26 का। तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं, पहला भी सही और दूसरा भी सही। जब पूछा जाए मध्य पाषाण काल तो हिमयुग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। ठीक है, और जो जलवायु थी वो गर्म एवं आर्द्र हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो फटाफट कर दीजिए सभी साथी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में आप सभी को पता है बागौर कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में क्या देखने को मिलता है, आदमगढ़ देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से आपके क्या क्या देखने को मिले हैं, वेलन घाटी उत्तर प्रदेश में देखने को आपको मिलती है, सराय नाहर देखने को मिलता है और महादहा देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ हो जाएगा। अब बचा गुजरात, तो गुजरात के लिए आप इसको टिक कर देंगे। तो इस प्रकार आप इन सबको सुमेलित करेंगे तो पाएंगे कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि वीरभानपुर नामक मध्य पाषाण कालीन स्थल किस राज्य में स्थित है। तो जब भी पूछा जाए कि वीरभानपुर नामक जो स्थान है वो कौन से राज्य में वर्तमान की स्थिति में देखने को मिलता है, और ये कहाँ का था, मध्य पाषाण काल का स्थल था। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सराय नाहरपुर नामक मध्य पाषाण कालीन स्थल किस राज्य में है। अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था अगले प्रश्न में कि जितने भी 3-4 मैंने नाम आपको गिनाए थे। ठीक है, कौन कौन से गिनाए थे, एक तो मैंने बेलन घाटी गिनाया था, सराय नाहर फराय गिनाया था और एक महादहा गिनाया था। तो ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में थे। तो आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए 30वां प्रश्न है। हाँ ठीक है, ये विचार करने के लिए बात कर रहा है। तो 30वां प्रश्न आप देखेंगे कि फराय नाहर राय से पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं, मदहा से गर्त चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बताइए 30 में क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट ना हो। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। सही कथन पूछा है, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। गर्त चूल्हे के साक्ष्य की बात करेगा तो ये कहाँ से प्राप्त हुए, उत्तर प्रदेश के महदहा से। ठीक है, पशुओं की अधजली हड्डी की अगर बात करता है ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। और कौन से स्थान थे, तो आप याद रखेंगे सराय नाहर राय से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन दिए गए, बताएंगे इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए बागौर से अभी हमने देखा था, बागौर एक शब्द आया था। तो बागौर से किसके साक्ष्य मिले थे, तो आपको पता है आदमगढ़ और बागौर दोनों जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। किसके, तो हमने अभी देखा था ऊपर, पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। और यहाँ पर दे रहा है सोने की वाली, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों आपके सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब नवपाषाण काल की बात हो रही है यहाँ पर,
तो नवपाषाण काल से देखेंगे कि इस काल में पॉलिशदार औजार प्राप्त होते हैं। दूसरा है कि इस काल में गांव में बसने वाली संस्कृतियों का उदय हुआ। तो इस प्रकार आप बताएंगे 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस काल में कैसे पॉलिशदार चावल के फौरी औजार मिले हैं, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। और गांव में बसने वाली संस्कृति का विकास था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। इसी क्रम में दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो, कमेंट आप जरूर करके बताएंगे इस वीडियो के बाद कि वीडियो कैसा लगा, और विशेषकर बताएंगे क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का था। यहाँ पर भी आपसे देखिए सुमेलित करने की बात कही गई है, तो फटाफट सुमेलित करके बताएंगे कौन किससे सुमेलित है। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था कि फराय नहर से क्या मिला था, अधजली हड्डी के साक्ष्य, तो आप इसको यहाँ पर सुमेलित कर देंगे। बुर्ज होम की बात करेगा तो गर्तावास के साक्ष्य देखने को मिले थे, कहाँ से, तो आपको पता है बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य देखने को मिले थे। ठीक है कि नहीं। टेक्कल कोट की बात की जाएगी तो टेक्कल कोट से आपके सोने की बाली प्राप्त हुई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। और उतनूर से बात करेगा तो यहाँ पर कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार चारों सुमेलित तो हो जाते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए दिया जला है कि चालकोलिथिक युग से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उससे संबंधित दिए गए। पहला कथन है कि लगभग 1800 से 8000 ईसा पूर्व के मध्य काल को चालकोलिथिक युग कहा गया है। पहले तो ईसा पूर्व उल्टा चलता है, फिर यहाँ 800 दिया। ठीक है। दूसरा कि इस काल में भारत में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया था। अब आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 34 हो जाएगा। तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला भी सही और दूसरा भी सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोनों कथन आप याद रखेंगे, तांबे का प्रयोग हुआ और इसका समय आप याद रखेंगे, किसको क्या नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप देख लेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से किस संस्कृति का प्राचीन नाम ताम्रवल्ली है, बताइए। ताम्रवत्ती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इनमें से कौन सी संस्कृति को इस नाम से पुकारा गया है, तो उस संस्कृति का नाम है आहाड़ संस्कृति। क्या नाम है, आहाड़ संस्कृति। इस संस्कृति को हम इस नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, ताम्रवत्ती के नाम से। तो जब आपसे प्रश्न पूछे कि आहाड़ संस्कृति का दूसरा नाम ताम्रवत्ती संस्कृति का दूसरा नाम आहाड़वत्ती संस्कृति, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इस संस्कृति का कालखंड यानी आप बताएंगे कौन सी है वो। 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व के मध्य में माना गया है। यह संस्कृति ग्रामीण थी, यद्यपि इसकी अनेक बस्तियां तथा दैमाबाद और इमाम गांव में नगरीय की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। बताइए कौन सी संस्कृति की बात कर रहा है। तो दोस्त याद रखेंगे इस संस्कृति की बात हो रही है, संस्कृति का नाम है जॉर्वी संस्कृति। कौन सी, जॉर्वी संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप बताएंगे इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिले हैं। दूसरा है कि नर्मदा टोली के उत्खनन में सभी अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप अगर देखेंगे इन दोनों कथनों को पढ़ने के बाद तो आप पाएंगे कि दोनों कथन आपके सत्य देखने को मिल रहे हैं, पहला कथन भी और दूसरा कथन भी। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इस प्रकार से जब हमारा उत्तर प्रदेश बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, कोशिश करेंगे ये उत्तर प्रदेश को मान लेते हैं। तो ये वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है ना उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर आपके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखने को मिलते हैं। पाषाणकालीन, पुरा पाषाणकालीन, नव पाषाणकालीन, ज़्यादातर आपके यहीं पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दो कथन और कारक दिए गए, इनको पढ़कर आपको सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ेंगे कि 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति विलुप्त हो गई। कारण है कि ताम्रपाषाण बस्तियों के लुप्त होने का कारण प्रमुख कारण अत्यल्प वर्षा माना गया है। तो बताइए दोस्तों क्या ये सही बात है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि पहला भी कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन और कारक दोनों सही है, कारक कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोनों आप याद रखेंगे किस तरीके से ताम्रपाषाणिक संस्कृति समाप्त हुई और उसका समय क्या था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके सामने। आज की वीडियो में दोस्तों केवल हमने प्राचीन इतिहास के क्वेश्चनों को कवर किया है। जितने भी इतिहास के प्रश्न बन सकते थे पाषाण काल से, हमने उसको कवर किया है। इसी प्रकार आगे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की। तो हर एक टॉपिक को हम टच करते हुए चलेंगे और हर टॉपिक से जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को समाहित करेंगे अपने इस वीडियो में। और पीडीएफ जो व्याख्या वाली पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी, तो आप उसको डाउनलोड
अवश्य कीजिए। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है, यानी इसमें से एक कथन ऐसा होगा जो गलत भी होगा। तो पहला कथन आप पढ़ेंगे और फिर देखेंगे। पहला कथन कह रहा है कि सभी ताम्र पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृद भांडों का उपयोग करते थे। तो आप पाएंगे कि ये तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कि चित्रित मृद भांड का प्रयोग सबसे पहले पुरापाषाण के लोगों ने किया था। तो यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कि सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया नामक गांव से प्राप्त हुई है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है 40वां कि निम्नलिखित में से किसने मध्य पाषाण कालीन स्थलों की सर्वप्रथम पहचान विंध्य क्षेत्र में की थी। तो जो विंध्य क्षेत्र वहाँ पर पहचान करने वाले महापुरुष कौन थे या वो व्यक्ति कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्त याद रखें, उनका नाम था सी कार्लाइल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, इन्होंने 1867 में, कब, 1867 में मध्य पाषाण कालीन स्थलों की खोज की थी विंध्य क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के दोस्तों हमने वीडियो में कवर किए 40 प्रश्न, और इसी प्रकार 40 प्रश्न के माध्यम से हम संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। डेली आपको एक वीडियो दिया जाएगा और बहुत जल्द इसकी संख्या को बढ़ाकर 2 कर दिया जाएगा। ठीक है, जीएस की क्लासें लगातार अब चलेंगी, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। अभी बीच से में 2-3 बार हमने डिस्टर्ब कर दी थी क्लासों को, बीच बीच में स्टॉप कर दिया था, तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी अब। ठीक है, अभी 1-2 दिन की और थोड़ी समस्या आ रही है, उसको भी सॉल्व करते ही रेगुलर आपकी क्लासें चालू हो गई हैं। तो आप इस जीएस की क्लास को कंटिन्यू देखिए, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करते रहिए। ठीक है, फ्री पीडीएफ रहेगा। चाहे आप पीसीएस की तैयारी करें 2024 की, चाहे आप आरओ की बात करें, चाहे वीईओ की बात करें, या फिर आपका कोई भी अदर अगर एग्जाम है जहाँ पर जीएस पूछा जाता है, तो आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। कमेंट करके बताएं क्लास कैसा लगा। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।